हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्यामलाल आपका बायोलॉजी गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 14 जनवरी 2022 से हम बायोलॉजी की क्लासेस डेली लेकर आएंगे, जो वेरियस कोर्सेज के लिए स्पेशली 11th-12th की बायोलॉजी और साथ में नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जो आरपीएससी के थ्रू सीनियर टीचर का जो साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका और लैब असिस्टेंट के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको डेली एक क्लास मिलेगी जो पूरी कंसेप्ट बेस्ट होगी और साथ में उसमें क्वालिटी कंटेंट होगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को देख के तो समझ गए होंगे पहला टॉपिक क्या है, ये किस किसने देखा है। तो आप कहेंगे लगभग सभी ने देखा होगा। ये आपको कोशिका दिख रही है और ये भी कोशिका है, लेकिन ये प्लांट्स की कोशिका है और ये तो आज अपना जो टॉपिक है वो है कोशिका। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या होता है, तो देखिए, कोशिका जो है वो सजीवों के जीवन की एक इकाई है। यानी जो कोशिका जो है, जिसको सेल बोलते हैं, ये क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, सजीवों के जीवन की इकाई है। यानी इसका मीनिंग ये है कि सजीवों का जो शरीर है उसका एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मकान बना हुआ है, उसके अंदर जो ईंट लगी हुई है वो उस मकान की एक इकाई है, एक यूनिट है। बहुत सारी ईंटों के जुड़ने से वो पूरा मकान बना हुआ है। ठीक वैसे ही सजीवों का जो शरीर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, उसमें जो सेल्स हैं, वो कोशिकाएं हैं, वो भी उस बॉडी की, उस शरीर की एक इकाई है। यानी उनसे मिलकर पूरा शरीर बना हुआ है। तो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, कुछ सजीव तो ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में ओनली सिंगल सेल ही होता है, एक ही कोशिका होता है। तो हम यहां आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिका को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की इकाई है। तो हम यहां कह सकते हैं कि कोशिका के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी विदाउट सेल, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं। इसका मीनिंग यह है कि जितने भी सजीव हैं उनमें कोशिका का होना जरूरी है। यानी लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है इस जीवन की इकाई के टर्म से ही निकल के आ गया, लाइफ नॉट पॉसिबल विदाउट सेल, यानी कोशिका के बिना जीवन संभव ही नहीं है। यानी निर्जीव और सजीव की बात करें, लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करें, तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि कोशिका का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो कोशिका है, ये जो शब्द बना है कोशिका, ये जो टर्म यहां पर आया है, ये टर्म जो सेल है वो क्या है, किसने दिया। तो हम पहले तो बात करेंगे, जो टर्म है एक लैटिन वर्ड है सेला, उस सेला से बना हुआ है। लेकिन इस लैटिन वर्ड सेला का मीनिंग होता है खोखली गुहा, यानी एक तरीके से होलो कैविटी, यानी अंदर से एक खाली जगह। तो इस शब्द का मीनिंग तो यह है, लेकिन कोशिका जो यहां से जो सेल शब्द बना, यानी जो कोशिका शब्द बना, ये इसका मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है, तो हम यहां पर इसे निकालेंगे। इसका जो मीनिंग है वो है, जैसे छोटी गुहा बात करें, खोखली गुहा की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एक छोटा सा कोश, एक छोटा सा कोश। यानी इस शब्द से हम यहां कह सकते हैं कोशिका क्या है, एक छोटा सा कोश है जो सजीवों के शरीर में होता है। कोश मतलब एक खाली जगह, छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा एक रूम है, ए लिटिल रूम। तो ये जो सेला है, इसी से ये सेल शब्द बना है। तो जो सेल को हमने इकाई बोल दिया, तो अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हम आगे बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट इस सेला शब्द का जो ये व्याख्या कर रखी है, एक छोटा सा कोश, एक छोटा सा रूम या फिर एक खोखली गुहा, तो ये जो है ये सेल को कैसे डिफाइन करता है। तो हम थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को आप इमेजिन कीजिए, उसके बाहर की तरफ बाउंड्री बनी हुई है, वॉल बनी हुई है, और उसके अंदर का जो स्थान है, जो स्पेस है, उस स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए रूम के अंदर लाइट लगी हुई है, पंखा भी लगा हुआ है, ठीक है ना, ट्यूबलाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, और भी सामान है, ठीक है ना, टेबल भी है, चेयर भी है, टीवी भी लगा हुआ है, आप भी हैं। तो इस तरीके से उस रूम के इनसाइड बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं उस स्पेस में, और बाहर की तरफ वॉल है, तो हम उसको एक रूम बोलते हैं, एक कमरा बोलते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं सजीवों के शरीर में जो ये
छोटा सा कोश है जिसको हम सेल बोल रहे हैं, ये भी ठीक ऐसे ही है। इस पर भी बाहर की तरफ एक आवरण होता है और अंदर का जो स्पेस है उस आवरण के अंदर, उस स्पेस में बहुत सारी थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी अब आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक कोई आवरण है और उस आवरण के अंदर का ये स्पेस है। मैंने इसको सर्कुलर या फिर कोई शेप नहीं दिए, जैसा बनाया वैसे बना दिया, ऐसा कोई संरचना है। अब इस संरचना के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ अंदर होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी है, यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी है, यहां ऐसा भी है, यहां ऐसा भी है, यहां कुछ ऐसे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर भी है, और बाकी इसमें मान लीजिए कुछ और भी है, हवा भी है। जैसे मान लीजिए खाली की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोल रहे हैं सेल, यानी कोशिका। इसी को क्या बोल रहे हैं? कोशिका। तो फ्रेंड्स यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोशिका शब्द, ये जो सेल शब्द है, वो एक छोटे से कोश के थ्रू डिफाइन हो रहा है। इसका मीनिंग यही है, एक छोटा सा कोश है जिसके बाहर की तरफ एक क्या है? वॉल है, और अंदर की साइड में क्या है? इसके बहुत सारे कुछ अवयव हैं। यानी बाहर की तरफ एक आवरण है और उसमें बहुत सारे अवयव हैं। तो इसको देख के हमें लगता है कि हमारे शरीर में भी ऐसी ही एक संरचना है जिसके मिलने से पूरा शरीर बना हुआ है। ऐसी एक स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी को बना रही है, और वो जो संरचना है उसी को हम बोल रहे हैं कोशिका। और वो हमारे लाइफ की यूनिट है, यानी जीवन की इकाई है। यानी वो अकेली कोशिका हमारे शरीर में मतलब है, लेकिन उसके जैसी बहुत सारी कोशिकाएं। वैसे अगर जीवन की बात करें तो जीवन एक कोशिका से शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो वो कोशिका है, उसी से सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में आई हो, और जितना भी हमारा शरीर है उसमें आप कह सकते हैं बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो कोशिकाएं हैं इन्हीं से शरीर बना हुआ है। तो इनकी संरचना को जब हम पढ़ेंगे तो शुरुआत में आप कह सकते हैं बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि ये जो अंदाजा तो लगाया ऐसे कोशिका, और ये भी किसने लगाया? अभी रॉबर्ट हुक साहब हैं, उन्होंने ये कोशिका जो शब्द है ये बनाया, ये कोशिका शब्द दिया। लेकिन कोशिका का जो अध्ययन हम जब करेंगे उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यानी कोशिका की जो स्टडी करने का जो विज्ञान है, कोशिका का जो अध्ययन करने का विज्ञान है, उसको क्या बोलेंगे? यानी सेल स्टडी का जो विज्ञान है उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सेल। सेल स्टडी को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। तो अब रॉबर्ट हुक साहब हुए 1665 में, 1665 में। तो रॉबर्ट हुक जो एक साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड साइंटिस्ट थे। ये वैसे तो आप कह सकते हैं फिजिस्ट थे, यानी बायोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा, इनके भी क्या है, बायोलॉजी पढ़ने का कीड़ा लग गया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि ये जो जितने भी सजीव बने हुए हैं, चाहे प्लांट हैं, इन्होंने तो प्लांट से अपना काम स्टार्ट किया। बट इन्होंने सोचा कि 1665 में क्या सोचा इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने? इन्होंने कहा कि साहब सजीवों के शरीर कैसा बना होता है? तो इनको एक प्लांट का जो बाहर जो बार्क होता है, जो छाल होती है पौधे की, उसके अंदर जो कोर्क होता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ जो कोर्क है, यानी जो लकड़ी है उसमें जो कोर्क वाला जो पार्ट है, उसकी पतली सी स्लाइड काट करके, बहुत बारीक स्लाइड काट करके माइक्रोस्कोप में देखा, और वहां पर उसको कुछ ऐसे कोष दिखे। वहां पर उनको क्या दिखे? कोष। और उन्हीं को नाम दे दिया कोशिका। तो जो कोशिका शब्द है, यानी जो सेल टर्म, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया? रॉबर्ट हुक साहब ने ही दिया। और कोशिका की जो खोज है, यानी डिस्कवरी, वो किसने की? तो बोले रॉबर्ट हुक साहब ने ही उस पौधे की, उस प्लांट की जो कोर्क की जो पतली सी वो परत बनाई, उसको माइक्रो अपने खुद के द्वारा बने हुए जो सूक्ष्मदर्शी था उससे देखा। तो रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की इन 1665, यानी 1665 में। तो अब यहां आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिका जो शब्द है वो किसने दिया, और साथ में कोशिका की खोज किसने की, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखेंगे कि कोशिका वैसे जैसे अभी ऐसे दिखती है, इसको हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इस कोशिका को कैसे उन्होंने देखा, तो हम यहां बात करेंगे कि रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? कोर्क लिया। कोर्क मतलब यह है, यानी जो पादप की जो छाल होती है, पादप की छाल, उसका जो अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्क बोलते हैं। और ये जो कोर्क होता है ये
एक तरीके से आप कह सकते हैं काफी कठोर प्रकृति का होता है, काफी हार्ड नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, कॉर्क के पतले टुकड़े में कोशिका को देखा। कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा, यानी कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया, पतला सा टुकड़ा लिया और उसमें कोशिका को देखा अपने बने हुए एक माइक्रोस्कोप में। लेकिन उन्होंने किसको देखा, तो बोले रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को नहीं देखा। उन्होंने डेड सेल को देखा, मरी हुई कोशिका को देखा। तो रॉबर्ट हुक साहब ने उस कोर्क यानी पादप की छाल के अंदर से जो कोर्क निकाली, उस कोर्क के पतले स्लाइस बनाए, पतले परत बनाए, टुकड़े बनाए और उनको अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसको कोशिका दिखी। तो वहां पर उनको दिखा क्या, केवल उस कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति दिखी और कुछ नहीं। यानी ओनली उनको वहां पर क्या दिखा, सेल वॉल दिखा, कोशिका भित्ति ही दिखी और कुछ नहीं दिखा। यानी बीच में वो कमरा जो है ना, कमरे की दीवारें दिखी, बीच में कुछ भी नहीं दिखा, खाली दिखा। अब क्यों दिखा खाली, तो हम अभी के नॉलेज के हिसाब से तो बोल सकते हैं बस सब कोर्क है। कोर्क में कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति पर बहुत सारे पदार्थ जमे हुए हैं और अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मरी हुई कोशिका है। तो जब मरी हुई कोशिका है तो अंदर कुछ नहीं होगा। और उन्होंने किस तरीके से देखा, ये दिखा उनको, यानी उस पादप की कोर्क के टुकड़े को जब देखा तो उनको ये दिखा और इस तरीके की संरचना दिखी। अब ये संरचना कैसी है, बोले मधुमक्खी के छाते की भांति है, देखिए। और इसको उन्होंने बोला कोशिका। इसको क्या बोला, कोशिका। अभी अगर हम बात करें तो अभी के टर्म के हिसाब से तो उन्होंने सेल बोला, लेकिन वैसे लेटिन जो टर्म है उसके हिसाब से क्या बोला, सेला बोला इसको। तो ये जो सेला है अंदर से क्या है, देखो अंदर से खोखला है, ये खोखला है सेल अंदर से, यानी अंदर से क्या है, ये होलो है, अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर की तरफ देखें तो इसके यहां पर ये ऐसे पदार्थ जमे हुए हैं और काफी मोटी इसकी दीवार, यानी इसकी जो भित्ति है, इसकी जो वॉल है वो काफी मोटी थी, इस तरीके से थी। तो इसका मीनिंग, जो मृत कोशिका को देखा उस पादप की छाल में, तो उस कोशिका के अंदर कुछ भी नहीं था, होलो थी, खोखला था अंदर से, सिर्फ कोशिका भित्ति दिखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये रॉबर्ट हुक साहब ने देखा। और देखने के बाद में ऐसा जो माइक्रोस्कोप में देखा, उसका जो चित्र है, उसका जो फिगर है, वो फिगर कहां पर बनाया उन्होंने, अपनी एक पुस्तक है, यानी एक बुक है, उस बुक में। और बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक लिखी उन्होंने, उस बुक में इस कोशिका का ऐसे मधुमक्खी के छाते जैसा चित्र बनाया। मधुमक्खी का छाता मतलब हनी कॉम्ब, तो हनी कॉम्ब जैसा एक इस तरीके से उसको दिखा रॉबर्ट हुक साहब को। और उन्होंने ये चित्र किस में छाप दिया, माइक्रोग्राफिया बुक में, है ना। माइक्रोग्राफिया बुक में ये हनी कॉम्ब जैसा, मधुमक्खी के छाते जैसा, यानी ऐसा दिखा। भाई मृत कोशिकाएं हैं तो ऐसे ही दिखनी स्वाभाविक है, अंदर कुछ होगा ही नहीं, इस तरीके की दिखेंगी। तो ये सब पहला एक तरीके से उनका कोशिश था, किसी साइंटिस्ट ने कोशिश की कि सजीवों का जो बॉडी है उसके अंदर क्या है ऐसा। तो बोले ऐसे कोष दिखे, बिकॉज उन्होंने मृत कोशिका देखी। तो उन्होंने, जब कोर्क अपने आप में एक मृत कोशिकाओं से बनी हुई संरचना होती है, तो इस तरीके से उन्होंने ये मृत कोशिका को देखा और इस तरीके का अपना विवरण उसमें माइक्रोग्राफिया में दिया। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन यह आता है कि उन्होंने कौन से प्लांट का ये कोर्क लिया था, कौन से पादप का। तो हम यहां पर बोल देंगे एक ओक ट्री है, ओक ट्री, ओक वृक्ष, ओक ट्री, उसकी बार्क के अंदर ये देखा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 1665 में, यानी 1665 के अंदर ये रॉबर्ट हुक साहब ने ऐसा देखा। लेकिन उनके कुछ सालों बाद में, मतलब उन्होंने मृत कोशिका को देख लिया, तो उनके कुछ सालों बाद में अब एक साइंटिस्ट और आए और उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, यानी लिविंग सेल की। अभी तक तो हमने मृत कोशिका, डेड सेल को देखा, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी। तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड किन्होंने किया, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नेम नहीं भी याद रहता है तो आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, एवी
बट ल्यूवेनहॉक जो नेम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। यानी रॉबर्ट हुक साहब ने मरी हुई कोशिका को, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। और कौन से ईयर में? 1674, 1674 में। 1665 के बाद में देखो 9 साल बाद में इन्होंने जीवित कोशिका को यानी लिविंग सेल को देखा। लेकिन अब कहां देखा इन्होंने? उन्होंने तो पौधा ले आए थे रॉबर्ट हुक साहब, तो काट लिया पतले पतले स्लाइस और देख लिया। इन्होंने बोले पॉन्ड वाटर में यानी तालाब के पानी के अंदर तलाशना स्टार्ट किया, तालाब के पानी को देखा यानी पॉन्ड वाटर को देखा। तो फ्रेंड्स पॉन्ड वाटर को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखते हैं, ऐसे हिलते हुए दिखते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो पॉन्ड वाटर में देखा, और पॉन्ड वाटर में क्या देखा उन्होंने? एक तो देखा अमीबा। अमीबा जानते हैं आप? पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। नहीं पढ़ा है तो हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सारा सब कुछ पढ़ेंगे। अमीबा देखा। ऐसे ही फ्रेंड्स उन्होंने और क्या देखा उसके अंदर? तो बोले अमीबा के अलावा अदर जो प्रोटोजोन्स थे, अदर प्रोटोजोआ, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है, वो भी देखें। तो अदर जो प्रोटोजोआ है उनको देखा। और क्या देखा? बोले पॉन्ड के वाटर को तो उन्होंने देखा, और उसमें और क्या देखा? बोले जीवाणु को भी देखा, यानी बैक्टीरिया को भी उन्होंने देखा। तो बैक्टीरिया की खोज भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ल्यूवेनहॉक साहब ने ही की, तो क्योंकि उन्होंने जीवाणु को, बैक्टीरिया को देखा ना, यानी बैक्टीरिया को भी ल्यूवेनहॉक साहब ने ही देखा। तो इस तरीके से इस पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में उन्होंने बहुत सारी चीजें से खोज डाली। इसके अलावा उन्होंने मानव रक्त में, मानव रक्त के अंदर भी रुके नहीं, बिकॉज उनको तो कीड़ा लग गया था ना कि मुझे तो जीवित कोशिका को देखना है, तो ह्यूमन ब्लड में भी कोशिकाओं को देख डाला, यानी ह्यूमन ब्लड में मानव रक्त जो कोशिका है ना उनको भी देख डाला, ह्यूमन ब्लड सेल्स को, स्पेशली आरबीसी को, ठीक है ना, ह्यूमन ब्लड सेल्स को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? देखो ह्यूमन ब्लड में यानी मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी, इसको आरबीसी की खोज की, साथ में बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया के अलावा जो प्रोटोजोआ है यानी जैसे अमीबा है उनको देखा। तो पॉन्ड वाटर में तो अमीबा और अदर प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को देखा, इसके अलावा मानव रक्त में ब्लड सेल्स को भी देखा। तो इस तरीके से उन्होंने जीवित कोशिका की खोज का श्रेय इस तरीके से ल्यूवेनहॉक साहब को जाता है। तो ल्यूवेनहॉक साहब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अल्टीमेटली जीवित कोशिका को खोज डाला और जीवित कोशिका को दुनिया के सामने लेकर आए कि साहब ऐसे होती है कोशिका। ठीक है जी। तो इसके बाद में देखो अब और साइंटिस्ट आ गए, बहुत लोगों ने कोशिश करना चालू किया, लेकिन उस टाइम सूक्ष्मदर्शी विकसित नहीं हुए थे इतने लेवल के। लेकिन सूक्ष्मदर्शी का विकास होने के बाद में कोशिका के अंदर और ताक झांक हुई, ताक झांक बढ़ गई कि साहब इन्होंने जब कोशिका को देख लिया तो उसमें भी कुछ और होगा। तो केंद्रक की खोज की, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक मतलब कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया। और ये किन्होंने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन नेम है इनका, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? कोशिका के अंदर और ज्यादा ताक झांक की और क्या खोज डाला? कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, यानी एक अंदर बीचों बीच एक तगड़ी संरचना उनको दिखी, बहुत बड़ी। और वो तगड़ी जो संरचना है वो क्या थी? केंद्रक थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में यानी 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक की यानी न्यूक्लियस की खोज की। यानी अब हम माने कि कोशिका साहब ये कोशिका है, इस कोशिका के बाहर की तरफ आवरण था, लेकिन इसके बीचों बीच उन्होंने क्या खोज डाला? तो बोले बीचों बीच, कोशिका के बीचों बीच एक बड़ी सी संरचना दिखी और इसी को क्या बोल दिया उन्होंने? केंद्रक बोल दिया, जो सबसे अलग थी। ठीक है, बाकी ये कोशिका भित्ति तो है ही, रॉबर्ट साहब ने देखा था इसको, रॉबर्ट हुक साहब ने, ये कोशिका भित्ति यानी ये तो सेल वॉल है, और न्यूक्लियस को उन्होंने देख लिया। तो सेल वॉल और न्यूक्लियस दिख गए। अब इसके बाद में अभी और इसके बारे में खोज चल रही थी
क्योंकि सब में होड़ मच गई, जैसे आप लोगों में होड़ है पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं, और साथ में नीट में क्वालिफाई होना है, बोर्ड में मेरिट लानी है, टीचर बनना है, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्स में कुछ न कुछ करना है। तो क्या करना होता है, उसके लिए पढ़ना होता है। और यहाँ पर इन्होंने भी खूब पढ़ाई की और साथ में प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक्सपेरिमेंट किए तो अब साइंटिस्ट और आ गए, ये तो है नहीं, ये तो बुढ़े हो गए बेचारे पढ़ते पढ़ते, इन्होंने तो इतना काम कर दिया है, वो बहुत है। तो उसके बाद में अब इनके साथी, इनके जूनियर्स लगे हुए थे। सन 1838 की बात है, 1838 की बात है। और उस 1838 में क्या हुआ, बोले एक वैज्ञानिक है स्लीडन, जो एक वनस्पतिज्ञ था, यानी ये जो स्लीडन नाम के वैज्ञानिक हैं, ये एक क्या थे, बोटेनिस्ट थे, वनस्पतिज्ञ, यानी पेड़ पौधों पर अध्ययन करने वाले, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाले वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो 1838 में जो स्लीडन है, जो कि एक वनस्पतिज्ञ है यानी बोटेनिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ये कर रहे थे पादपों का अध्ययन, यानी स्टडी, प्लांट्स का स्टडी कर रहे थे, है ना, प्लांट स्टडी, प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे, ये पढ़ रहे थे पौधों को। पौधों पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उन पे प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं पादपों का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला, इन्होंने बोला कि साहब ये जो रॉबर्ट हुक साहब बोल के गए कोशिकाएं होती हैं, और उसके बाद में ल्यूवेन हॉक ने बोला कि ऐसे कोशिका होती है। तो अब यहां पर ये साहब, ये जो कोशिकाएं हैं, तो पौधों में कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं पौधों में भी हैं, मृत तो उन्होंने देखी, लेकिन जीवित भागों के अंदर कोशिकाएं हैं। तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, सभी पादपों का शरीर, यानी जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो प्लांट बॉडी, ऑल प्लांट्स का जो बॉडी है किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से निर्मित होता है, मेड अप बाय सेल्स, यानी कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कहने का मतलब जितने भी पादप हैं, प्लांट्स हैं, उनका बॉडी कोशिकाओं से बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी मेड अप बाय सेल्स, यानी सेल्स से बना हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहां पर इनका निष्कर्ष ये निकला। अब इनके ही एक और दूसरे साथी थे जो 1839 में, वो थोड़े लेट हो गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा एडवांस काम किया, क्योंकि उन्होंने लगाया ना कि मुझे तो कुछ अलग करके दिखाना है इनसे, तभी तो उनका नाम होगा। तो इन्होंने इस तरीके से काम किया, तो वो उनका नाम था स्वान। वैसे तो हिंदी में हम स्वान कुत्ते को बोलते हैं, लेकिन यहां सॉरी माफी चाहूंगा, ऐसा मेरा मकसद नहीं है, इसको याद रखने के लिए मैंने ये बोला है। तो ये क्या थे, एक जंतुज्ञ थे, मतलब जंतुओं पे प्रयोग कर रहे थे, जंतुओं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जंतुओं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इनका नाम था, वैसे तो पूरा नाम था टी स्वान, थियोडोर स्वान, है ना, टी स्वान, टी सॉन बोलते हैं, ऐसे नाम था इनका। और ये क्या थे, जंतुज्ञ मींस जूलॉजिस्ट, यानी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो ये जो स्वान है, जो जंतुज्ञ हैं, जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी ऑन एनिमल्स। क्या कर रहे थे, एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो, पहले तो डायरेक्ट जंतुओं पे काम कर रहे थे, तो पहला काम तो इन्होंने ये बोला कि साहब जितने भी जंतु है ना, जंतुओं का मतलब एनिमल्स का शरीर, यानी उनका जो बॉडी है, वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से, सेल्स से बना हुआ है, कंपोज्ड है, सेल्स से बना हुआ है। तो इन्होंने भी ऐसे बोल दिया। अब देखो स्लीडन एंड स्वान में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बोटनिस्ट था, यानी कौन सा वनस्पतिज्ञ था और कौन सा जंतुज्ञ था। तो हमने बोला अभी स्वान को हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो बोले कुत्ता। तो कुत्ता क्या है, एक जंतु है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हालांकि स्वान साहब के लिए मेरा ऐसा कोई है ना कमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो देखिए उनको तो थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने ये सब ये किया। अब इसके बाद में स्वान साहब का जो निष्कर्ष, यानी इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला अपनी स्टडी के बाद में, तो देखिए यहां स्वान साहब ने क्या किया, जो स्वान साहब है थियोडोर स्वान, इन्होंने क्या किया, इनका जो कंक्लूजन, मतलब इन्होंने अपनी स्टडी को कंक्लूड किया। भाई पहला लाइन तो इन्होंने बोल दिया कि ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। लेकिन फिर भी
क्या करना है, कंक्लूड किया। और क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें बोली। देखो इन्होंने क्या बोला कि जंतु कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिबद्ध है। मतलब जो एनिमल सेल है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। उसके बाहर की तरफ क्या है, झिल्ली है पतली सी। तो जंतु कोशिका यानी जो एनिमल सेल वो किससे कवर्ड है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको अनदर नाम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, ये कवर्ड है, ढकी हुई है। तो ये एनिमल सेल्स के लिए इन्होंने बोला, किन्होंने, स्वान साहब ने। अब पादप कोशिका के लिए भी बोला, प्लांट सेल के लिए भी इन्होंने कुछ बोला, किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ तो बोला ही। तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट सेल है यानी जो पादप कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। भाई अंदर उसमें भी कोशिका झिल्ली होगी, लेकिन सबसे बाहरी जो आवरण है वो क्या है, कोशिका भित्ति है। यानी स्वान साहब ने बोला, देखो पादपों के बारे में भी बोल दिया इन्होंने, तो बोले पादप कोशिका के सबसे बाहर यानी जो आउटर मोस्ट कवरेज जो है सबसे बाहर, वो क्या है, सब पादप कोशिका के सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है। जंतु कोशिका में सबसे बाहर क्या थी, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो ये स्वान साहब ने बोल दिए दोनों स्टेटमेंट। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं यानी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो क्या है, कोशिका व उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। किससे बने हुए हैं, कोशिका यानी सेल्स और उनके उत्पाद प्लस दियर मतलब प्रोडक्ट्स, कोशिकाओं के प्रोडक्ट, कोशिकाओं के उत्पाद, यानी कोशिकाएं और कुछ चीजें बनाती भी तो हैं, स्रावित भी तो करती हैं। तो कोशिकाओं के उत्पाद और कोशिकाओं से मिलके क्या बने हुए हैं, सारे पादप और जंतु। तो इन्होंने ऐसे बोल दिया साहब, जंतु कोशिका के बारे में भी बोल दिया, पादप कोशिका के बारे में बोल दिया, और बोल दिया सभी पादप और जंतु हैं वो किससे बने हुए हैं, कोशिका व उनके उत्पादों से बने हुए हैं। तो अब इन्होंने अपना ये निष्कर्ष निकाला। तो जो स्लीडन साहब थे उनको लगा यार इन्होंने तो मेरे से ज्यादा कुछ बोल दिया, तो उनसे जाके मिलना चाहिए। भले ही चाहे सीनियर है, एक साल पहले कुछ चीजें बोली, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, ज्यादा काम कर डाला, अच्छी रैंक ले आए ना, ज्यादा नंबर ले आए, तो मिलना तो पड़ेगा, सिलेक्शन हो गया ना इनका, तो इसलिए सिलेक्शन होता है तो मिलने जाते हैं। तो यहां पर भी वही बात है कि इन दोनों ने मिला और दोनों ने मिलके अपनी थ्योरी बोला, यार मेरे को भी साथ ले ले भाई, शुरू तो मैंने किया था, स्लीडन साहब बोले। तो स्वान साहब ने बोला नहीं, आपका ही जो नॉलेज मैंने काम में लिया है, आप तो मेरे गुरु हैं। तो दोनों मिले और दोनों ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी प्रपोज्ड की, सेल थ्योरी दिया, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इसका 1839 में, यानी उसी साल मिलके क्या किया, स्वान एंड दोनों ने मिलके क्या किया, स्लीडन एंड स्वान साहब ने दोनों ने, यानी जो स्लीडन एंड स्वान साहब है इन्होंने क्या किया है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दे दी। अब ये सेल थ्योरी यानी ये कोशिका सिद्धांत क्या है, तो कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इसमें तथ्य हैं, लेकिन मेन मूल यही है कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, पहली बात जो हम अभी तक जान पाए हैं। दूसरी बात, सभी सजीवों के शरीर की जीवन की इकाई क्या है, कोशिका है, यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, यानी सजीवों के शरीर भी कोशिकाओं से ही बना हुआ है, और सजीवों के शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो भी कोशिकीय स्तर पर ही हो रहे हैं। ये चीजें इन्होंने बोल दी। साथ में यह भी बोल दिया कि जो सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं चल रही हैं, वो भी कोशिका में ही हो रही हैं। ठीक है।
और कोशिका के उत्पादों से ये बने हुए हैं, कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने हुए। लेकिन एक चीज नहीं बोली कि ये कोशिकाएं कहां से आती हैं। तो ये जो कोशिका सिद्धांत है इसमें क्या रह गई, कमी रह गई। यानी इसका डीमेरिट क्या है, इसकी कमी क्या है। तो बोले नई कोशिका की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं किया। जो न्यू सेल्स हैं, न्यू सेल्स, भाई मान लीजिए किसी एनिमल के अंदर शुरू में एक ही कोशिका है और वो इतना बड़ा हो गया कोशिकाएं बन बन के, तो वो आई कहां से, ये उस टाइम नहीं बोल पाए। आज तो सबको पता है कोशिका विभाजन से हो जाती है, सब पुरानी कोशिकाएं विभाजित होके नहीं बना देती हैं, लेकिन उस टाइम पता नहीं था। तो नई कोशिका की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं किया, यानी नई कोशिका कैसे बनी, न्यू सेल्स कैसे अराइज हुई, वो स्पष्ट क्लियर नहीं किया। तो अब एक साइंटिस्ट है 1839 के बाद में, देखो 1855 तक ये चीज किसी को पता नहीं चली। तो 1855 तक, अब एक 55 में साइंटिस्ट आए, 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आए 1855 में, और ये 1855 में साइंटिस्ट आए, इनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है फ्रेंड्स, ये आए और इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण कर डाला। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण यानी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, मॉडिफाइड दी सेल थ्योरी। मॉडिफाइड दी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। अब क्या मॉडिफाई किया, बोले जो कमी रह गई थी उसको दूर कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला, एक मंत्र बोला। हम भारतीय इंडियन है, मंत्र शक्ति को अच्छे से जानते हैं। तो एक मंत्र बोला, और क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। समझ में नहीं आया क्या मंत्र बोल डाला। भाई हमारे मंत्र भी तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि काफी कठिन भाषा होती है उनकी, इसीलिए तो शक्ति होती है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला ऐसे उन्होंने बोला। तो बोले फ्रेंड्स, ये लैटिन भाषा का सेंटेंस है। ये क्या है, लैटिन भाषा का सेंटेंस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो यहां पर देखिए, इस ओमनिस का मीनिंग तो क्या है, न्यू सेल। क्या मीनिंग है इसका, न्यू सेल्स, ठीक है ना, न्यू सेल्स। ओमनिस सेलुला, न्यू सेल्स। ई सेलुला, ई का मतलब ये है अराइज फ्रॉम। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ई का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मीनिंग है कि न्यू सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम दी, या न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई कोशिकाएं पुरानी जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या हो गया, न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो शरीर में कोशिकाएं हैं उन्हीं से क्या बनी है, नई कोशिकाएं। तो साहब रुडोल्फ विर्चो ने ये जब बोला तो सब दंग रह गए, और यार ये तो हमें पता ही नहीं था। तो इनको भी श्रेय मिल गया 1855 में, और कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण कर दिया। और अब रूपांतरण क्या से किया, उन्होंने जो बोले थे वो स्टेटमेंट तो है ही, और अब इसको बोल दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बता दिया सब। अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी है ये क्या कहती है, तो बोले ये रुडोल्फ विर्चो साहब ने दी। इसका श्रेय किसको गया, रुडोल्फ विर्चो को। रुडोल्फ विर्चो साहब ने ये थ्योरी दिया, और उन्होंने क्या बोला, सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यानी जितने भी सजीव हैं, सभी सजीव मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म,
जितने भी सजीव हैं सारे के सारे, उनका जो शरीर है यानी उनकी जो बॉडी है, बॉडी की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, व क्रियात्मक यानी फंक्शनल, इकाई यानी यूनिट क्या है? कोशिका यानी सेल है। यानी सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। इसका मीनिंग क्या है? संरचनात्मक का मीनिंग क्या है? यानी सभी सजीवों के का शरीर है वो किससे बना हुआ है? सेल यानी कोशिका से बना हुआ है। और क्रियात्मक का मीनिंग क्या है? सभी सजीवों के शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, इसको कार्यात्मक भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो जो क्रियाएं चल रही हैं वो किस लेवल पे हो रही है? कोशिकीय स्तर पे हो रही हैं। तो अभी इसी को मॉडिफाई करके और क्या बोल दिया कि सभी सजीवों का यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं चलती हैं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या टर्म भला आ गई? उपापचयी क्रियाएं। बोले सभी सजीवों में उपापचयी क्रियाएं कोशिकीय स्तर पे होती हैं यानी सेलुलर लेवल पे होती हैं। कहां पे होती हैं? सेलुलर लेवल पर, कोशिकीय स्तर पर होती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि बोले सभी सजीवों में उपापचयी क्रियाएं कोशिकीय स्तर पे होती हैं यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेलुलर लेवल पे होती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? तो इसका बेसिक मीनिंग तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर इतना ही ध्यान रखना है कि सजीवों के शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। तो सेल्स के अंदर कुल कुछ केमिकल रिएक्शन चलती हैं जो सजीवों के शरीर में हो रही हैं, इसलिए उनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस में तो क्या होता है, कोई उत्पाद बनता है, और कुछ रिएक्शंस में उत्पाद न बन के कोई प्रोडक्ट है, जो कोई भी पदार्थ है वो टूट जाता है। यानी निर्माण वाली और टूटने वाली, विघटनकारी, इस तरीके से दो प्रकार की जैविक क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं। और उन्हीं को सामूहिक रूप से, उनको कंबाइंडली, जॉइंटली क्या बोल देते हैं? उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मींस आगे के क्लासेज में, आगे के जो टॉपिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने और क्या बोला? उन्होंने एक ये जो लाइन बोली थी कि नई कोशिकाओं की, भाई ये तो उन दोनों ने बोल दिया था, स्लीडन एंड स्वान साहब ने, इन्होंने तो नया तो ये बोला ना, भाई नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी जो न्यू सेल्स हैं, new cells, they arise from pre-existing cell, पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है जो सेल, पहले से जो है, arise from pre-existing cells, पहले से विद्यमान कोशिकाओं से, पहले से जो अब पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उनसे उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा ये बोला कि सभी सजीव अपने जीवन की शुरुआत क्या करते हैं? सभी सजीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही करते हैं। तो यहां फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज और बोल दी उन्होंने, जो हम यहां मेंशन कर देते हैं। उन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या बोला? हालांकि यहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो यही निकलता है जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला सभी सजीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करते हैं। ये इन्होंने और जोड़ दिया इसमें लाइन। तो वही बात है, सभी सजीव का मतलब क्या है? बोले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन की यानी अपनी लाइफ की जो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? लाइफ स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? बोले लाइफ को जो स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? एक कोशिका से, यानी सिंगल सेल से। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ही देख लो, ह्यूमन एक जब अपने बर्थ, जन्म से पहले की बात है, तो हम बात करें तो जो स्पर्म होता है वो मेल गेमेट है, नर युग्मक है, और जो ओवम जो है वो मादा युग्मक यानी फीमेल गेमेट है। और इनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। यानी स्पर्म का मीनिंग जो शुक्राणु है और ओम का मीनिंग जो अंडाणु है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज। और ये युग्मनज क्या है? ये एक सिंगल सेल है, एकल कोशिका है।
एकल कोशिका। और फ्रेंड्स इसी एकल कोशिका से ही पूरा शरीर बन जाता है, पूरा शरीर निर्मित होता है, पूरा शरीर निर्मित होता है, यानी होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी है वो इसी से फॉर्म हो जाती है। तो ये तो सबको पता है, तो इसलिए ये सेल थ्योरी के अंदर लिखा गया है कि साहब एक कोशिका से अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो कोशिका सिद्धांत दिया गया, सेल थ्योरी दी गई, क्या ये सभी पर लागू होती है? तो हम बोलेंगे वैसे तो अगर बात करें जंतुओं पे भी लागू होती है, सभी जंतुओं पे, सभी पादपों पे, सभी कवकों पे। जंतु मीन्स एनिमल्स पे, ऑल एनिमल्स। यानी अगर बात करेंगे तो किस किस पे ये लागू होती है, मीन्स सेल थ्योरी को कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहां कह सकते हैं सेल थ्योरी जो है वो फॉलो कौन कौन कर रहे हैं, बोले सभी जंतु यानी एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, सभी पादप यानी ऑल प्लांट्स, सभी कवक यानी ऑल फंगी, एंड देन सभी प्रोटिस्ट जो है ना, जिसमें आप प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं जो प्रोटिस्ट हैं वो भी प्रोटिस्ट, एंड देन प्रोटिस्ट के अलावा सभी मोनेरियंस यानी जो जीवाणु हैं वो भी, यानी बैक्टीरिया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर ये सारे के सारे आ गए, इनमें तो बचा कौन, तो बोले वायरस बचा। वायरस कोशिका से नहीं बना होता है, ये सारे के सारे कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं, फॉल है ना, सेल थ्योरी को ओबे करते हैं, बिकॉज सभी सेल से बने हुए हैं। बट यहां पर अपवाद यानी जो एक्सेप्शन है वो क्या है, तो हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन फ्रेंड्स यहां पर है विषाणु, मींस वायरस। वायरस का नाम सुनते ही कोरोना वायरस दिमाग में जरूर आया होगा। काफी तबाही मचाई है इसने पिछले 2 सालों में और अभी भी रुक नहीं रहा है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, ठीक है ना। बैठे बैठे घर पे बैठ के फ्री में सब कुछ मिल रहा है पढ़ने को, और इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ने को मिल रहा है, तो हमें तो इसे पढ़ते रहना है और सावधानियां रखनी है, ठीक है ना, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो विषाणु जो है यानी जो वायरस जो है वो इसका अपवाद है। अब क्यों है साहब, कि वायरस की अधोकोशिकीय प्रकृति होती है, मतलब ये सब सेलुलर नेचर है इसका। सब सेलुलर का मीनिंग ये है कि साहब इसके अंदर सेल है ही नहीं, कोशिका ही नहीं है, तो इसलिए अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। दूसरा आप कह सकते हैं साहब ये न तो सजीव है ना निर्जीव है, मींस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है, यानी एक कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ना तो ये सजीव है ना निर्जीव है। तो ये भी अपने आप में एक इस तरीके से साबित हो गया। फिर इसके बाद में साहब बोला कि साहब ये तो अविकल्पी परजीवी है, इसलिए मतलब कोशिकीय नहीं है तो ये बाहर तो अकेला रह ही नहीं सकता, बाहर तो मिट्टी के कण के समान है। किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करने के बाद में, किसी भी लिविंग के बॉडी में एंटर करने के बाद में ये लिविंग कंडीशन में आता है, यानी वहां जाके कब्जा कर लेता है उस सजीव की कोशिकाओं पे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी मतलब इसके पास कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी है। और कैसा है ये, परजीवी है, यानी परजीवी रहकर ही जिंदा रह सकता है, दूसरे के शरीर में रह के ही, दूसरे की कोशिकाओं में रह के ही रह सकता है, बाकी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है यहां पर जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्लास में आगे का जो पोर्शन स्टडी करेंगे, तो ये जितना आपने पढ़ा है इसको आप अच्छे से, जो नोट्स हैं वो मैं आपको लिंक में इसका जो PDF सेंड कर दूंगा, बट फिर भी आपको स्पेशली जो अपना हैंड रिटन अगर नोट्स बनाना है तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, एवरी स्लाइड से लिख के और पढ़ते हुए, और एक बार पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार इस नेट पे आके फाड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ढंग से पढ़ो और अपना नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद में आपको किसी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो हम यहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, थैंक यू।